बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 13 आज कवर करेंगे जी जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सो जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग तीनों तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, नेम दी जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट्स को तैयार करने के जनरल मेथड्स के नाम लिखने हैं हमने। तो कहते देयर आर 5 जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो कितने मेथड्स हैं जी? 5 मेथड हैं। 4 मेथड्स मेक सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो पानी में हल हो जाते हैं। बट वन प्रिपेयर्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो 4 सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के तरीके देखेंगे और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि वो सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, पानी में हल नहीं होता। तो पहला हम मेथड देख रहे हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, और इसके आगे 4 हमारे पास जो है वो मेथड्स हैं। नंबर 1, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, और इसका दूसरा नाम है, ये भी आपने अच्छे से याद करना है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताता हूं। तो सॉल्युबल सॉल्ट की तैयारी का जो पहला प्रोसेस है वो क्या है जी? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, या जिसका दूसरा नाम है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। और फिर बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड। और थर्ड है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड, ये थर्ड हमारे पास मेथड है। और फोर्थ वन है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो ये हमने इसी चैप्टर में एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में चारों रिएक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किए थे। तो अगर आप वो वाला लेक्चर जाकर पहले सुनना हो, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का लेक्चर नंबर 4 है वो, तो आपको ये आज का टॉपिक समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वहां पर हमने बहुत डिटेल में इन तमाम रिएक्शन को कवर किया था। फिर सेकंड हमारे पास जो फिफ्थ मेथड था, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन बनेगा आगे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वो हमें, जो अभी हमने सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के 4 तरीके देखे थे, उनकी डिटेल विद एग्जांपल मांग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि जो पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, हाउ आर दी सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, यानी कि जब सॉल्युबल सॉल्ट बन जाते हैं, ऑब्वियसली ये पानी के अंदर बनते हैं, तो उनको पानी के अंदर से कैसे निकाला जाता है, कैसे हासिल किया जाता है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, अक्सर इनको पानी में तैयार किया जाता है, पानी में बनते हैं। देयरफॉर, इसलिए दे आर रिकवर्ड, उनको हासिल किया जाता है बाय इवेपोरेशन, यानी कि पानी को इवेपोरेट कर देते हो, बुखारात बनाकर पानी को उसमें से अलग कर देते हो। और क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ जिसको आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हो, जिससे सॉल्ट के क्रिस्टल्स आप हासिल कर लेते हो वाटर को इवेपोरेट करके। तो फुली ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसी टॉपिक के अंदर आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं जी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट के मेथड्स की तरफ। तो पहला मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो कहता है जी, दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड, यानी कि हमारे पास एसिड है, ये हाइड्रोजन आयन है उसका, ये रिप्लेस होता है, यानी कि इसकी जगह ले ली जाती है बाय अ रिएक्टिव मेटल। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैग्नीशियम एक मेटल है, ये एसिड के इस हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा, उसको रिप्लेस करेगा। अब वो रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं? आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा था रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या होती हैं और उनकी एग्जांपल, और यहाँ पर हमें एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। तो इसमें देखो, इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसलिए क्योंकि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, यानी कि उसको उसकी जगह ले लेता है और डायरेक्ट उसकी जगह पे जाके अटैच हो जाता है और सॉल्ट बन जाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।
तो प्लेस किसे कहते हैं, जगह को, डिसप्लेस किसे कहते हैं, जगह तब्दील कर देना। तो मेटल हाइड्रोजन आयन एसिड के हाइड्रोजन आयन को डिसप्लेस कर देता है। तो इसकी वर्ड इक्वेशन देख लीजिए। वर्ड इक्वेशन क्या होती है, हम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह देखें, एसिड और मेटल जब भी मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो मेटल है वो रिएक्टिव मेटल होना जरूरी है। अब एसिड हमने लिया जी ACl, मेटल लिया मैग्नीशियम। तो हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी क्या होती है जी +1, Cl की क्या होती है -1। तो Mg जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो Mg Cl2 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाएगी। तो फुल ये पहला रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपने एक और चीज देखनी है बड़े गौर से कि आपको तमाम केमिकल फॉर्मूला के नीचे जो है वो कुछ स्टेट सिंबल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो नीचे आपको ब्रैकेट में छोटा सा नजर आ रहा है इसको हम स्टेट सिंबल बोलते हैं, कि हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट को जाहिर करता है। अब देखो ACl के नीचे AQ लिखा है, AQ का मतलब है एक्व सोल्यूशन। तो एसिड या बेस हमेशा याद रखिएगा उनके नीचे नॉर्मली AQ लिखा होता है, क्योंकि उनको वाटर में उनका सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो आप जब भी कोई एसिड या बेस लिखेंगे तो उसके केमिकल फॉर्मूला के नीचे स्टेट सिंबल क्या डाल देंगे, AQ। अब आप देखो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल की स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और चूंकि हम सोल्यूबल सॉल्ट बना रहे हैं तो ये भी हमें इसका एक्वा सोल्यूशन मिलेगा या वाटर में मिलेगा। और हाइड्रोजन आपको पता है क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको एक दफा फिर वैलेंसीज के अकॉर्डिंगली बता देता हूं कि यहाँ पर अगर मैग्नीशियम आएगा तो Mg+2 और Cl-1। तो Mg का ये जो 2 है वो Cl के नीचे चला जाएगा और Cl का तो -1 है, वो Mg के नीचे नहीं आएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। तो आप देखो यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 उसको लिखा और इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बड़ा ही सिंपल, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन व्हिच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद कर लेना, ठीक है। एसिड ACl लिया, बेस NaOH लिया। उसी तरह देखो एसिड के नीचे एक्वस, बेस के नीचे भी एक्वस। और होगा क्या, यहाँ NaH की जगह आएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। और ये H और ये OH मिलके क्या बना देंगे, HOH। याद रखिएगा हमेशा वाटर बनता है, H2O बनता है। और H2O के नीचे L है, यानी कि लिक्विड वाटर की स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। फिर बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड नाम से जाहिर है कि ये मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो मेटल हमने कॉपर लिया और साथ में ऑक्सीजन है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो मोस्टली इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ये पानी में हल नहीं होते जब इनको आप वाटर में डालते हो इस केमिकल को। तो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड हमने लिया H2SO4, मेटालिक ऑक्साइड लिया कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा तो क्या बनेगा, CuSO4 और ये H2 और O मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तीनों चीजें याद रख लो कि जब भी कोई एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, एक अदर सॉल्ट, वाटर, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने एसिड कौन सा लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और कार्बोनेट कौन सा लिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसमें से सॉल्ट पहचानना है कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की -1। अब सोडियम के जो नीचे 2 है वो कार्बोनेट की वैलेंसी है। तो और कार्बोनेट ग्रुप 1 है, CO3 ग्रुप यहाँ पर 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो सोडियम की इसका मतलब है वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट की 2 है। तो सोडियम +1 और कार्बोनेट -2, ठीक है। अब होगा क्या, ये Na इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो किस तरह से आगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो Na हाइड्रोजन की जगह गया तो NaNO3, ठीक है। अब सोडियम भी +1, NaNO3 भी -1, तो ये कैंसिल आउट होके क्या फॉर्मूला बनेगा, NaNO3। अब आप देखो यहाँ पर होगा क्या, अब कार्बोनेट ग्रुप है, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं नाइट्रिक एसिड के। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या बना देंगे, वाटर। और CO3 की जगह क्या बच जाएगा, CO2।
तो यूं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर Na2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लिख दिया। अच्छा, ये जो नीचे मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वैलेंसीज के अकॉर्डिंगली केमिकल इक्वेशन को सीखते हैं। आपने इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और मैं आपको फिर यहाँ पर बताता चलूं कि ये सारी की सारी क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 4 में बहुत डिटेल में बताई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्विकली इसको हम देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आती तो आप लेक्चर नंबर 4 को जरूर रेफर कीजिएगा। ओके जी, फिर प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट देख लेते हैं। इन दिस मेथड यूजुअली आमतौर पर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स, के दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलाते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट इसको अंडरलाइन कर लें कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलाते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल टेक प्लेस, के आयनिक रेडिकल एक्सचेंज होते हैं, तब्दील होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस लाइन को समझाता हूं। देखो AgNO3 एक्वस, NaCl एक्वस, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं। अब यहाँ पर देखो Ag की वैलेंसी +1, NO3 की -1, Na की +1, Cl की -1। अब Ag रिप्लेस हो जाएगा Na से, Na इधर आ जाएगा, Ag उधर चला जाएगा, तो NaNO3 AgCl, ठीक है। NaNO3 +1 -1 कैंसिल होगा, और इसी तरह Ag और Cl का भी +1 -1 कैंसिल होगा, तो NaNO3 और AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या हुआ था, आयनिक रेडिकल का जो एक्सचेंज है वो हो गया था, यानी कि सिल्वर सोडियम से एक्सचेंज हो गया, तब्दील हो गया। वन ऑफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल एंड अदर इज इनसॉल्युबल, ठीक है। कि एक जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल बनता है, अदर इज यहाँ पर इनसॉल्युबल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सॉल्ट इनसॉल्युबल बनता है। तो देखो यहाँ पर जिस तरह सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट की शक्ल में मिलता है, ये सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलाए तो एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला। और इसी तरह सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है, ये दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलाए तो हमारे पास एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल यानी कि कॉपर कार्बोनेट की शक्ल में इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला। और इसी तरह वैलेंसीज के अकॉर्डिंगली देख लीजिए, Na+1 CO3 -2 Cu+2 SO4 -2, तो Na यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर Na की जगह आ जाएगा, तो Na+1 SO4 -2, तो इसको क्रॉस एक्सचेंज कर लो तो ये 2 सोडियम के नीचे आ जाएगा, +1 आपको पता है हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो Na2SO4 बना, और इसी तरह Cu+2 और CO3 -2, तो वैलेंसी सेम है तो कैंसिल ऑफ होके CO3 बन जाएगा, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो होपफुली ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इस चैप्टर का कोई सा भी प्रीवियस लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दूंगा, आप कोई सा भी लेक्चर जो है वो इजीली देख सकते हो।